हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज मैं लेके आई हूँ नाबार्ड 2023 फेज 2 की लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी। देखिए 10 दिन बचे हैं आपके फेज 2 एग्जामिनेशन को और समय बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं दिया नाबार्ड ने। यूजुअली हमें लगता है कि 30 to 45 डेज का समय मिलता है, इस बार हमें एग्जैक्ट 30 डेज ही मिले हैं, है ना। 16 अक्टूबर को पेपर हुआ जी आपका और अब 19 नवंबर को आपका फेज 2 होने जा रहा है। तो ये जो लास्ट 10 डेज हैं इनको कैसे आप बेस्ट यूटिलाइज करो, क्या चीज़ें आप डेफिनेटली इंप्लीमेंट करो अगर नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट फील करो इस वीडियो को देख के, यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं डिस्कस करूंगी ये स्ट्रैटेजी आपके साथ, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया था तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं हमारे चैनल पे, बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी उनकी। और हमारी ना मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी कोर्स या फ्यूचर में कभी कोई कोर्स आप बाय करते हो या किसी को रेफर करते हो, तो ऐप के थ्रू अगर बाय करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है जी। ठीक है, कमिंग बैक टू द मुद्दा ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज द लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी। देखिए आपका फेज 2 में 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 इज ऑफ इंग्लिश, पेपर 2 ESI ARD जनरलिस्ट स्ट्रीम के लिए। अगर जनरलिस्ट नहीं है आपकी स्ट्रीम, स्पेशलिस्ट है, तो ऑब्वियसली वही वाला पेपर होगा, बट दिस इज गोना बी अ कॉमन पेपर इंग्लिश का। ठीक है, यहीं पे डिफरेंस आता है। ऑल्सो इन दोनों पेपर्स के बीच में गैप रहेगा। पहले इंग्लिश का पेपर होगा, फिर देयर विल बी अ ब्रेक ऑफ 1 आवर्स और 2 आवर्स, और फिर आपका पेपर 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन पेपर 2 में जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके बीच में कोई गैप नहीं होता। 30 मिनट्स मिलते हैं आपको 30 MCQ सॉल्व करने के लिए। जैसे ही वो खत्म हुए साथ ही आपका स्टार्ट हो जाता है जी अगला पेपर 90 मिनट्स का, विच इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो इनके बीच में गैप है, पर इसमें कोई गैप नहीं है। इस माइंडसेट के साथ जाना, तभी मैं बोलती हूँ कि 2 घंटे बैठ के पेपर लिखना, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको तो 4 घंटे बैक टू बैक लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जब बीच में ब्रेक मिलता है तो कोई बहुत ज्यादा वहां पे रिलैक्स नहीं करते हो आप बैठ के, तब भी स्ट्रेस ही रहता है, प्रेशर ही रहता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें, मैं 3 सेट्स लेकर आई हूं आपके लिए, 3 स्लाइड्स। पहला है जी डिवाइड एंड कॉन्कर या फिर डिवाइड एंड रूल। कैसे, देखिए आप डिवाइड कीजिए अपने जो ESI और ARD को स्टैटिक और करंट में, जैसे कि आप करते आए हो फेज 1 से पहले भी। ARD स्टैटिक के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट है ना, स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ARD में से, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। करंट अफेयर्स के बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, बट दैट डज नॉट मीन यू विल लीव दैट, है ना। करेंगे आप प्रिपेयर जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जैसे स्कीम्स हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जैसे MSP रिलीज हुआ है अभी रिसेंटली रबी क्रॉप्स का, फिर आपका एडवांस एस्टिमेट्स आया है, प्रोडक्शन डेटा आया है, तो ये चीज़ें भी आप प्रिपेयर करोगे इसके अंडर। पर ज़्यादा फोकस देना स्टैटिक की रिवीजन को, जो फेज 1 के लिए पढ़ के गए थे ना उन चीज़ों को रिवाइज करो दोबारा, क्योंकि देखो टॉपिक्स वही हैं, सिलेबस वही है, इन डेप्थ क्वेश्चंस आएंगे अब और अंदर घुसेंगे वो चीज़ों के पूछने के लिए यहाँ पे, क्योंकि 2 मार्कर हो जाते हैं अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके फेज 2 में। और डिस्क्रिप्टिव आ जाए तो लिखना ही पड़ेगा जी, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ स्टैटिक की और इसकी रिविजन करके जाओ। ESI में ऑन दी अदर हैंड करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कीम्स हो, रिपोर्ट्स हो, कुछ डेटा हो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से भी। करंट के बिना तो यू कैन नॉट थिंक कि आप कोई क्वेश्चन लिख पाओगे, कहीं ना कहीं करंट का पंच चाहिए। और जी स्टैटिक है जो इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वही चैप्टर्स पढ़िएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई एम अंडर द असम्पशन यू नो द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ARD एज वेल एज ESI, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको बताया है वीडियोस के थ्रू, क्लासेस में, कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। फेज 1 निकाल लिया है तो आपको पता है जी वो कौन से चैप्टर्स हैं। तो इस डिवीजन को और फिर कंकर करने की स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट ज़रूर करना। बस ये मत सोच लेना कि हाँ ऐसे ही कुछ भी उठाया पढ़ लिया। जो फेज 1 में स्ट्रैटेजी लगाई थी वही करंट अफेयर्स और स्टैटिक पे स्ट्रैटेजी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब लिखना पड़ेगा। तो दिमाग की खिड़की खुली होनी चाहिए, 360 डिग्री अप्रोच से लिखना है आपको। ठीक है, ये पहली स्ट्रैटेजी है। दूसरी, प्रैक्टिस डेली। लास्ट 10 डेज बचे हैं। यूजुअली व्हेन आई प्रोवाइड यू अ स्टडी प्लान तो आई गिव डेज वाइज स्ट्रैटेजी, के पहले हफ्ते में ये कीजिए, अगले हफ्ते में ये कीजिए। मैंने फेज 1 होते ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी 45 डेज स्ट्रैटेजी की, कीपिंग इन माइंड के मैक्सिमम टाइम 45 डेज ये दे सकते हैं, और उसको बताया भी था कि मॉडिफाई करना हो 30 डेज में क्या करना। पर मैंने वहाँ डेज बताए थे आपको, है ना, कि इनिशियल 10 डेज में ये करना है, फिर 10 डेज में, फिर 15 डेज में, ऐसा करके। पर अभी इन 10 दिनों में आप एक ही प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली इन 3 चीजों की। इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं की थी, कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, अब डेली करोगे आप 3 क्वेश्चंस, एस्से, लेटर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। साथ में प्रेसी भी करो, लेटर की जगह प्रेसी लिख लिया करो ऑल्टरनेट डेज पे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश पेपर डेली टाइम बाउंड मैनर में।
इंटरफेस मैंने बताया हुआ आपको, अपना कंप्यूटर खोल लो जी, कीबोर्ड ले लो साथ में और अपना नोटपैड स्क्रीन पे खोल लो, 1/3 ऑफ द स्क्रीन या 1/2 ऑफ द स्क्रीन करके डेली लिखिएगा। गैप लो बीच में 1 घंटे का, फिर शुरू करो जी आपकी आंसर राइटिंग 4 क्वेश्चंस की। 6 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 2 मैंडेटरी होते हैं और 2 आपको खुद से चूज करने हैं। तो आंसर राइटिंग करेंगे आप डेली बेसिस पे। चाहे आप ऐसे कर लो कि डेली जो आंसर्स लिखे हैं आपने, आज लिखे जी 4 के 4 ESI के, अगले दिन 4 के 4 ARD के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखो ताकि एग्जाम के दिन आपके माइंड को पहले ही पता हो कि मुझे क्या करना है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज रिविजन। जो भी फेज 1 के लिए पढ़ा था ESI में, ARD में, करंट अफेयर्स में, स्टैटिक में, उसको दोबारा उठाओ। मॉक टेस्ट किए थे ना फेज 1 के टाइम पे, आई यूज टू टेल यू ऑलवेज, अगर आपको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, मैं हमेशा कहती थी मॉक टेस्ट को एक सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स की तरह लेना, सोर्स ऑफ टॉपिक्स लेना। नहीं भी आता अब पढ़ लो। तो वो जो तब पढ़ा था उसको अब रिवाइज करो दोबारा, भूलना नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन रिपीट भी हुआ मिल सकता है यहाँ पे आपको, ऑब्जेक्टिव में स्पेशली, है ना। तो अच्छे से रिविजन कीजिए, जो चीजें पढ़ रखी हैं उनकी मॉक टेस्ट कीजिए, स्कीम्स को और ज्यादा इन डेप्थ पढ़िए, ठीक है। और नवंबर करंट अफेयर्स के लिए मैं अक्टूबर और नवंबर का एक रिवीजन सेशन आपके लिए ले ही आऊंगी। मैराथॉन्स में लेकर आऊंगी जो फेज 2 की, डेफिनेटली आपके साथ हूं मैं। ऐसे ही थोड़ी बोला एस्पिरेंट टू ऑफिसर, आपके साथ रहेंगे जी इंटरव्यू तक, आपकी सिलेक्शन तक। तो मैराथन भी आ रही है आपकी फेज 2 की, ठीक है। ये 3 चीजें प्लीज कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे कीजिए, ये समझ के कि एग्जाम के दिन की तैयारी हो रही है, ये उस दिन भी मुझे ऐसे ही इंप्लीमेंट करना है खुद को, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को। लास्ट थिंग इज टारगेट स्कोर। कीप इन माइंड स्कोर इन योर स्कोर, एक ध्यान रखिएगा कि अच्छा इतना तो मुझे लेना ही है। इंग्लिश में 69, 68 अच्छा स्कोर माना जाता है, टॉपर्स ले आते हैं इतना स्कोर। आप 65 टारगेट कीजिए, टारगेट करोगे 65, आसपास भी अटक गए बहुत है, ठीक है। पेपर 2 है जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसमें आप टारगेट कीजिए 25 नंबर मिनिमम लेकर आने हैं मुझे, मिनिमम कह रही हूँ, कट ऑफ से वे ऊपर है, कट ऑफ इससे कम रहती है। और सब्जेक्टिव में आप कोशिश कीजिए 35 तक, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि अगर आपने ठीक आंसर लिखा है तो नंबर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो गलत किया है तो नंबर कटेंगे, सही किया है तो मिलेंगे, नहीं आता तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ ज्यादा स्कोर कोशिश कीजिए करने की, ठीक है। और अदरवाइज ये टारगेट करो, आसपास भी आ गए बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि अच्छा कंपटीशन है, अच्छे बच्चे ही आपके फेज 2 लिखते हैं, आपको ये समझना होगा। अब जो नंबर ऑफ पीपल कॉम्पीट कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, पर इंटेंसिटी कंपटीशन की बढ़ जाएगी। सभी पढ़ के जा रहे हैं, सभी अच्छे बच्चे हैं, अच्छे तो चलो खैर जो नहीं भी हो पाए मैं उनको भी कहूंगी ऐसा नहीं है, बट फिर भी मेहनती हैं सभी, सभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो ये स्कोर अपना माइंड में लेके चलना। तो आपने सबसे पहले डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी लगानी है कि मेरा स्टैटिक वीक है या मेरा करंट अफेयर्स वीक है, उस पर काम करूं, है ना। जो वीक है उसको ऊपर ले आऊं, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करूं, ठीक है। उसके बाद डेली प्रैक्टिस करो कीजिए आप, और टारगेट स्कोर माइंड में रख के आप पेपर के दिन जाओगे और इंप्लीमेंट करोगे। तो आप क्या करोगे पेपर के दिन? एक्ट, बिलीव, मैनिफेस्ट। जितनी प्रिपरेशन इन 10 दिनों में करोगे या आपने पहले की है वो सब एक तरफ है, और उस दिन बैठ के जो 2 घंटे मिलेंगे इंग्लिश का पेपर लिखने के लिए और 2 घंटे मिलेंगे आपको पेपर 2 लिखने के लिए, वो अलग है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर एक्शन इन दोज 4 hours that you are going to do, that you are going to get on that particular day. तो EQ अपना मेंटेन रखना, काम रहना, कॉन्फिडेंट रहना, और जब पेपर लिख रहे होगे ना तो सोचना नाबार्ड के कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज इन लखनऊ के बारे में कि मुझे वहां पहुंचना है, ठीक है। आप जब अपना पेपर लिख रहे होगे ये सोच के लिख रहे होगे कि मुझे इस पेपर लिखने के कुछ दिन बाद इंटरव्यू में बैठना है नाबार्ड पैनल मेंबर के सामने, जब बोर्ड बैठा होगा पूरा वहां पे मुझे इंटरव्यू देना है, ये सोच के पेपर लिखना, मैनिफेस्ट करना, खुद में बिलीव करके करते हुए एक्शन लेना, इट विल बी मैनिफेस्टेड। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। अल्टीमेटली आपके एक्शन, क्योंकि पढ़ाई की है, इंप्लीमेंट कैसे करोगे उस दिन डिपेंड करेगा, ठीक है जी। कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप फेज 1 निकाल सकते हो तो फेज 2 तो बिल्कुल निकाल सकते हो। पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे जोश के साथ आप मैनिफेस्ट कीजिए, और इसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या लिखेंगे इस वीडियो के नीचे? I am going to get interview call. One step at a time निकाला है ना हमने, फेज 1 निकाल लिया, फेज 2 निकालेंगे। I am going to get interview call, ये लिखिएगा। मैं चाहती हूं कि जब आप ये लिखें तो इसमें जान डालें अपने एक्शन से, और इंटरव्यू कॉल जब आपको आए उस दिन हम फिर से बात करें जब आप इंटरव्यू दे के वापस आए, ठीक है। विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज। बहुत अच्छे दिन है ये, बहुत शुभ दिन है, बहुत ऑस्पिशियस डेज है ये। पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए, जोश से एक टारगेट लेके। दैट्स इट। कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी।
नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है, ऋतिका चावला अड्डा 24/7, वहां पे मेरे साथ जुड़ जाओ और कमेंट करना मत भूलना। आई एम गोइंग टू गेट इंटरव्यू कॉल, यू आर गोइंग टू गेट इंटरव्यू कॉल। थैंक यू।